मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में अपने फर्स्ट ईयर जेनेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 19 पढ़ रहे थे। तो उसको आगे बढ़ाते हुए काफ़ी लंबा चौड़ा ये जो चैप्टर है तो 2-4 दिनों में कंप्लीट होगा धीरे धीरे। तो आज अपने जो नेक्स्ट इसको बढ़ा रहे हैं वो पॉइंट है राजस्थान में पशुधन संपदा का महत्व व क्षमताएँ, स्ट्रेंथ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर इन राजस्थान। यानी कि जो राजस्थान में पशुधन संपदा है उसका क्या महत्व और क्या क्या उनकी क्षमताएं हैं। तो उसमें आगे पढ़ते हैं। देखो फिर कह रहा हूँ, पॉइंट बनाकर पढ़ो, याद रह जाएंगे, ठीक है, समझ में आ जाएंगे। पशु चिकित्सा में सार्वजनिक निजी सहभागिता, निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय व पैरावेट संस्थानों वाला पहला राज्य है। ये क्या कह रहा है, निजी क्षेत्र के अंदर, निजी क्षेत्र के अंदर जो अपने वेटनरी डॉक्टर बनाने वाले महाविद्यालय की स्थापना, और जो पैरावेट संस्थान का मतलब है जहाँ पर डॉक्टर के अलावा जो भी स्टाफ होता है वेटनरी का उसको जो प्रशिक्षण दिया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, पैरावेट संस्थान। और जहाँ पर डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया जाता है वो क्या होता है, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय। पैरावेट संस्थान, पैरावेट का मतलब है जहाँ पर डॉक्टर के अलावा जो भी स्टाफ होता है उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें राजस्थान का नंबर कौन सा है, पहला नंबर। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष राजस्थान के अंदर 3000 पशु चिकित्सक, 3000 पशु चिकित्सक पैरावेट प्रशिक्षक कर देश में प्रथम स्थान पर है प्रतिवर्ष। अब देखो बुक में दे रखा है तो अपने पढ़ना पड़ेगा, अब अपनी गिनती तो करके आए नहीं, ठीक है। दे रखा है 3000, तो ये कह रहा है कि 3000 जो डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया जाता है प्रतिवर्ष, और उसके अलावा पैरावेट प्रशिक्षित, यानी कि जो डॉक्टरों के अलावा जैसे आप एल हो तो आप पैरावेट के अंदर आते हो, तो कर देश में इसका कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का, अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं ये आपके जीके टाइप पोर्शन है, ये आपको याद रखना पड़ता है, एज इट इज पूछा जाता है कि देश में कुल दुग्ध उत्पादन में गोवंश का कितना प्रतिशत, भेड़वंश का, बकरी वंश का, या अपने कह लेते हैं गाय वंश का कितना योगदान है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि ये आपने 2 साल यही पढ़ा है और इस तरह के प्रश्न हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो देश के कुल दूध उत्पादन का 10%, यानी कि पूरे देश के अंदर अगर 100 लीटर की खपत है या उत्पादन होता है तो उसमें 10 लीटर दूध कहाँ से आता है, अकेले राजस्थान से आता है। और ऊन का 35%, ऊन का 35%, और मांस का 10% उत्पादन प्रदेश में होता है। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं कि जो राजस्थान के अंदर दूध उत्पादन का पूरे देश के अंदर जो प्रतिशत में स्थान है वो कितना परसेंट है, 10% उत्पादन अकेले राजस्थान में होता है। और देश के अंदर अगर ऊन उत्पादन में देखा जाए तो राजस्थान में है जो 35% उत्पादन, 35% का मतलब है भी राजस्थान, इंडिया के अंदर जितना भी उत्पादन होता है उसका 35% जो उत्पादन है वो केवल राजस्थान से है। और इसी तरह से मांस उत्पादन का है 10%। ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ऊन उत्पादन के अंदर है जो राजस्थान है प्रथम स्थान पर है। मांस हेतु पशुओं जैसे बकरी, भेड़, भैंस की बिक्री में प्रथम स्थान है मांस के लिए, ऊन के लिए प्रथम स्थान, मांस के लिए प्रथम स्थान। किन के लिए, भेड़ का मांस, बकरी का और भैंस का मांस। जहाँ लगभग 40,000 पशु प्रतिदिन की बिक्री होती है, कितने, डेली 40,000। कुल दूध उत्पादन का 12% दूध बकरियों से उत्पादित। अब ये प्रश्न आगे से आगे डीप होते जा रहे हैं, कैसे, पहले तो पूछा टोटल कितना दूध उत्पादन हो रहा है राजस्थान के अंदर, 12%, 10%। अब कह रहे हैं अकेले बकरियों से कितने परसेंट दूध उत्पादन है, तो 12% दूध बकरियों से उत्पादित करने वाला राज्य प्रथम स्थान है। देसी गोवंशीय पशुओं से, देसी गोवंशीय पशुओं से 93% से अधिक का दूध उत्पादन कर प्रथम स्थान पर है। देसी गोवंश 93%। देखो ये आगे डिवाइड हो रहे हैं, वर्गीकरण हो रहा है इनका। दूध उत्पादन में तो 10% था, अगर बात आती है बकरी के दूध के उत्पादन में कितना परसेंट योगदान है तो 12%, और राजस्थान प्रथम स्थान पर है। अगर आज देसी गोवंशीय है तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। देसी गोवंशीय पशुओं में प्राप्त कुल उत्पादन में दूसरा स्थान है। देखो देसी गोवंशीय पशुओं में 93% तो था प्रथम स्थान देसी गोवंशीय, लेकिन ये कह रहे हैं देसी गोवंशीय पशुओं से प्राप्त कुल दूध उत्पादन का, कुल दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। क्या समझे, भी मान लो कोई गाय है अपने राजस्थान में, देसी गोवंश है, देसी गोवंश ज़्यादा है, दूध उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, उसमें देसी गोवंश में स्थान कौन सा आ गया, राजस्थान का प्रथम आ गया। अब आ गया कुल दूध उत्पादन में, कुल दूध उत्पादन में मान लो देसी गोवंश में दूसरा स्थान है। देसी गोवंशीय पशुओं से प्राप्त
प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में दूसरा स्थान है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में राजस्थान का दूसरा स्थान है। देश में दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। अगर सीधा पूछ लिया जाए दूध उत्पादन में स्थान दूसरा, उपलब्धता में दूसरा, देसी गौवंशीय में कुल दूध उत्पादन का दूसरा, और वैसे पूछ लिया जाए देसी गौवंशीय में दूध उत्पादन पहला। मांस में कौन कौन से मांस, जैसे बकरी का, भेड़ का, भैंस के मांस में प्रथम स्थान, ऊन में प्रथम स्थान। तो इस तरह से ये प्रश्न तो आपको याद रखने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये सीधे एग्जैक्ट आंसर है इनका, ये प्रश्न याद करने पड़ते हैं। अंडा उत्पादन में 14वां स्थान है। अंडा उत्पादन में 14वां स्थान है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, तरीके से पढ़ लोगे तो चाहे आपको 150-200 आंकड़े याद क्यों न करने पड़े, याद कर लोगे। लेकिन अगर आपने ये समझा अभी ये याद कैसे करेंगे, ये तो मिक्स हो रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कितने भी आंकड़े याद कर सकते हो आप, लेकिन उसका तरीका होता है, टाइम देना पड़ता है, पूरा ध्यान रख के पढ़ना पड़ता है, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती, अपने आप याद आ जाता है। अपने को तो मन लगा कर पढ़ना है, अपना माइंड है, अपने आप एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को। अंडा उत्पादन में 14वां स्थान। तो ये बात आती है तब मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूँ, ताकि आपके जो इरादे हैं वो कमज़ोर ना हो कोई हार्ड चीज़ को देखकर। यह व्यवसाय महिला सशक्तिकरण का प्रमुख आधार है। आपको पता है पशुपालन है, गाँव में हो चाहे शहरों में हो, ज़्यादातर जो भागीदारी है वर्ग कौन करती है, महिलाएँ करती है, क्योंकि अधिकांशतः पशुधन प्रबंधन महिलाओं के हाथ में है। 80% से अधिक ग्रामीण परिवारों द्वारा अपनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण परिवार व्यवसाय। 80% का मतलब मैं आपको पहले बताया था, ये अगर 100 जमींदार हैं या ग्रामीण परिवेश वाले घर हैं तो 80 घरों में आपको पशुधन मिलेगा, जिससे अकाल आदि के समय में भी प्रभावी आय प्राप्त होती है। बाहरी अकाल कूल पड़ जाए, क्योंकि खेती है, खेती बारिश पर डिपेंड करती है, कई बार बारिश नहीं होती, सूखा काल है, तो उस कंडीशन में पशुधन सहायता करते हैं। पशुपालन एक श्रम बहुल व्यवसाय होने से ग्रामीण स्वरोजगार का बहुत मुख्यतः स्रोत। श्रम बहुल का मतलब इसमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए ग्रामीणों का ये प्रमुख रोजगार का स्रोत है। तो अभी आपने पढ़ा राजस्थान में पशुधन संपदा का महत्व व क्षमताएं। प्रश्न क्या बनेगा, इसी तरह से बनेगा कि राजस्थान में पशुधन का क्या महत्व है वह समझाइए। तो जैसे 2.5 नंबर का है तो 4 पॉइंट लिखो। तो पॉइंट कैसे बनाओगे, पॉइंट इस तरह से बनाओगे, पशु चिकित्सा, पैरावेट संस्थान, दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन में स्थान। तो वो एक एक पॉइंट से आपको याद रख लोगे, आगे आप अपना कॉमन सेंस लगाकर आंसर दे सकते हो। अब आगे चुनौतियाँ, भी जो अपने प्रजनन नीति अपना रही राज्य सरकार, उनके सामने क्या क्या चुनौती है। देखो कोई भी काम करते हैं तो ये नहीं है भी सफलता ही सफलता मिलेगी, कठिनाइयाँ भी आएगी। अब आप देखो, आप कंपटीशन की तैयारी करो, बीच में कठिनाइयाँ आती है। उसी तरह से अगर राजस्थान सरकार है पशुधन में कोई नीतियाँ पॉलिसी जारी करेगी तो उनके सामने भी कठिनाइयाँ आएगी। अब उन कठिनाइयों को देखते हैं कौन कौन सी कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ। पहली है असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। असंगठित यानी कि जो जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग सेक्टरों में बंटे हुए हैं। प्रति परिवार कम संख्या में पशुओं का संधारण, सबसे पहली चुनौतियाँ है कि प्रति परिवार क्या है, पशुओं कम पशु रखता है। दूसरा, अब कम रखेगा तो देखो दूध उत्पादन कैसे होगा, कैसे नस्ल सुधार होगा, कैसे नीतियाँ लागू होगी। नेक्स्ट है मुख्यतः आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के पास पशुधन की उपलब्धता। ऐसे परिवार जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनके पास पशुधन ज़्यादा है, तो वो ना तो उनका न्यूट्रिशन पोषण मिल पाएगा, ना अच्छा मैनेजमेंट होगा, ना अच्छा उनमें मान लो कोई स्वास्थ्य रोगों को नियंत्रण करने के लिए। तो कम जो आर्थिक स्थिति वाले, कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार हैं, उनके पास पशुओं की उपलब्धता है। ये चुनौतियाँ हैं। अपर्याप्त सार्वजनिक व निजी निवेश, अपर्याप्त सार्वजनिक व निजी निवेश, अपर्याप्त प्रचार प्रसार। अपर्याप्त का मतलब है कि जो पर्याप्त नहीं है, जितना चाहिए उतना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, जितना चाहिए उतना अपने निवेश नहीं कर सकते। पशुपालन आजीविका के लिए किया जाता है। पशुपालन किसके लिए किया जाता है, आजीविका के लिए। उनका टारगेट क्या बैठी है, काम चल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजीविका के साथ साथ उसको और फील्ड में भी अपने और पहलुओं पर भी विचार करते हैं। अब अपने घरों में पशु रख रहे हैं, क्या अपने ये सोच लें ठीक है 2 लीटर दूध वाली गाय लेते हैं, अपना काम चल जाएगा, अपना तो काम चल जाए, नहीं। क्यों चल जाए, अच्छे ब्रीड लाओ, अच्छी नस्ल लाओ, अच्छा उसका न्यूट्रिशन करो, अच्छी उसका रख रखाव मैनेजमेंट हो, तो वो आपके लिए एक व्यवसाय बनेगा और आपको अच्छी इनकम देगा। नेक्स्ट है
असंगठित विपणन व्यवस्था, विपणन का मतलब है मंडी या मार्केट। अगर मान लो आपके पास, ये सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि आज आप अपने, आपका एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो बच्चे आए हुए हैं, मान लो 80% अपने चलते हैं, 80% घरों में दूध उत्पादन के लिए पशु रखे हुए हैं, क्या वो उनको सही दाम मिल रहे हैं? क्या सही मार्केट है उनके घरों भी? गाँव के आसपास 5-10 किलोमीटर में नहीं है। दूध बिकना चाहिए 40 रुपये लीटर, 45 रुपये लीटर दूध बिक रहा है, 27-25, दूध वाला 25-27 ले जा रहा है, और अपने पानी पुनी डाल के उसको 30 का भाव कर लेते हैं। इससे ज़्यादा तो क्या है? क्यों? अगर भाव कम देगा तो गांव में तो यही कहानी है, पानी ठोकना है। तो क्या अगर अपने को सही मार्केट रेट मिले तो अपने, एक तो पाप नहीं कमाए, उसमें पानी नहीं डालें, दूसरा सही भाव मिले, फिर अपने मन में ये आए भाई मार्केट अच्छी है, अच्छा रेट मिल रहा है, तो अपने अच्छी नस्ल लाएँ, अच्छा मैनेजमेंट करें और उसका अच्छा न्यूट्रिशन दे और अच्छा दूध उत्पादन करें। तो ये भी एक बड़ी बड़ी चुनौती है, और मैं इसको सबसे बड़ी चुनौती मान रहा हूँ। अब आगे देख लो, अच्छे जर्म प्लाज्म की अपर्याप्त उपलब्धता, यानी कि अच्छी नस्ल का जो सीमन है या हिमकृत सीमन है उसकी अपर्याप्तता, अवर्गीकृत नस्लहीन सांडों की बहुलता। अब देख लो, अवर्गीकृत का मतलब क्या है? जो न तो शुद्ध नस्ल है और न हाइब्रिड है, किसी दिन में नहीं है, और नस्लहीन सांडों की बहुलता, जो किसी नस्ल के नहीं है, वो अपने देख लो, आप शहर में देख लो, ये 2-3-4 सालों में तो इतने ज़्यादा बढ़ गया है भी, इतने ज़्यादा व्यक्तियों को ये दुर्घटना हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी नस्ल के हो तो फिर भी इनका कोई काम में लिया जाए, इनका सीमन इकट्ठा किया जाए, आगे एआई के काम दे, लेकिन ये भी नहीं है, अच्छी नस्ल के सांड नहीं है। कम उत्पादन वाली गाय भैंसों की बहुलता, जो उत्पादन कम है उनकी बहुलता। बांझ पशुओं की बहुलता है, ये बांझपन भी बहुत बड़ी समस्या है। ये पता कब चलता है? जब अपने माले कोई छोटा पशु, बच्चा है, बच्ची या बछड़ा है, मान लो बछड़ा तो क्या होगा, बांझ बच्ची, नर या सॉरी मादा, तो उसको अपने पाल पोषण या अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, लेकिन जब उसका अपने क्या मैटिंग करवाएंगे और जब वो आगे गर्भित तो नहीं होगी या माँ नहीं बन पाएगी, या तब अपने को पता चलेगा भी ये तो बांझ है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। 3 साल तक उसको अपने इतना खिलाया पिलाया, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अपर्याप्त कृत्रिम गर्भाधान सुविधा, अपर्याप्त यानी कि एआई की कम सुविधा। उन्मुक्त चराई व्यवस्था, फ्री यानी उन्मुक्त चराई व्यवस्था, यानी कि चराई की व्यवस्था न होना। पशुपालक के द्वार तक पर्याप्त पशु चिकित्सक सेवाओं की सुलभता का अभाव। अब आप बताओ, क्या आपको गांव में आपके पशु चिकित्सालय है, कितनी का आपके घर पे आके आपको गाइड करता है, कितना समझाता है, कितनी सुविधा बताता है? नहीं है, तो अपर्याप्त है वो। गर्भाधान की कम प्रतिशतता, गर्भाधान की कम, गर्भित नहीं हो रही गाय, हो रही है तो क्या है, फिर आओ भाई महीने बाद में दोबारा फिर गर्भित करो। क्यों? क्योंकि उसमें गर्भधारण की प्रॉब्लम आ रही है, बार बार इंसेमिनेट करना पड़ रहा है, तो क्या है, गर्भाधान की कम प्रतिशतता। नैसर्गिक प्रजनन में आस्था, यानी कि जो नेचुरल सर्विस है उसमें ज़्यादा आस्था। अधिक गैर दुग्ध उत्पादन समय या शुष्क अवधि में देरी से परिपक्वता। अब मान लो देरी से परिपक्वता आ रही है, 5-5 साल का पशु हो गया और अभी तक मान लो उसको प्रसव ही नहीं हुआ है उसका, तो ये सारी चुनौतियाँ हैं, इनके पॉइंट अलग अलग है। अब देखो, पशु स्वास्थ्य और पोषण में प्राकृतिक आपदा, ये एक चुनौती है। पशु चिकित्सा सेवाओं की न्यून उपलब्धता, मान लो कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलना। अपर्याप्त खाद्य चारा संसाधन, चारा नहीं है पर्याप्त। प्राकृतिक आपदा, बाढ़ व गंभीर सूखा प्रकोप, ये भी एक चुनौती है प्रजनन नीति के तहत। अगर हम मान लो अपने कोई नस्ल सुधार कोई भी अगर कार्यक्रम करते हैं तो इनके लिए चुनौती है। अपर्याप्त आधारभूत संरचना, वर्तमान में सहकारी क्षेत्र में प्रतिदिन 15.50 लाख किलो दूध संकलन व 60 मीट्रिक टन दूध पाउडर उत्पादन की क्षमता है। 50 लाख किलो दूध प्रतिदिन संकलन, प्रसंस्करण व विपणन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आधारभूत संरचना के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी। 50 लाख किलो दूध की अपने को आवश्यकता है, जिनको मार्केट में भेजा जाए, लेकिन है नहीं, तो ये एक चुनौती है। राजस्थान में गाय व भैंस का दुग्ध उत्पादन कम है तथा उत्पादन में वृद्धि हेतु पशु आहार एक महत्वपूर्ण आदान है। आपको पता है, खिलाएंगे पिलाएंगे तो दूध कैसे होगा। वर्तमान में सहकारी क्षेत्र में 600 मीट्रिक टन प्रतिदिन पशु आहार उत्पादन की क्षमता मांग से बहुत कम है, यानी जितनी मांग है उतना आहार उनको नहीं मिल रहा, तो ये भी एक चुनौती है। तो अब अपनों ने जो पढ़ा था वो पढ़ लिया। अभी राजस्थान में पशुधन संपदा का महत्व, उसके बाद में चुनौतियाँ
क्या क्या चुनौतियाँ हैं जो अपने प्रजनन नीति के तहत अगर कोई पॉलिसी, कोई ऐसा कार्यक्रम या ऐसी योजनाएं बनाएं तो उनके सामने जो आने वाली क्या पड़ी अभी अपने प्रॉब्लम में पड़ी है, यानी क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती है। अब अपने नीति के निर्देशक सिद्धांत भी, नीति किस सिद्धांत पर कार्य करेगी, कोई सिद्धांत तो बनाना पड़ेगा, कोई प्रिंसिपल यानी कि कोई सिद्धांत, कोई योजना, कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा। तो पहला तरीका है गरीब महिला युवान्मुखी दृष्टि, यानी कि गरीब परिवार है उसको प्रोत्साहित करना, उसको मोटिवेट करना, या जो युवा है उनको गाइड करना भी, आप पढ़े लिखे हो, आप ये जो डेयरी फार्म है, ये पशुपालन है, ये आप अच्छी तरह से कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है नव रोजगार के अवसरों का सृजन, यानी नए नए इसके अंदर रोजगार बताना भी, आप ये करोगे डेयरी फार्म कर लो, फिर इनके प्रोडक्ट बनाना, फिर मार्केट में बेचना, यानी कि नए नए रोजगार आगे सृजित करना। प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि प्रभावी का मतलब डोमिनेट, यानी कि आप और पशुपालकों के मध्य ऐसा सामंजस्य, एडजस्टमेंट हो ताकि वो दूध पालन उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है अभिनव प्रक्रिया का उपयोग, ये समझने वाली बात है। इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार निम्न अभिनव प्रक्रियाओं का उपयोग करेगी। नई नई योजनाएं, जैसे प्रदेश में नवीन पशु चिकित्साएं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा पशुपालन क्षेत्र में निम्न मददगार होती है। जैसे अनुसंधान संस्थान की स्थापना द्वारा भविष्य में समस्या वाले क्षेत्रों, यानी ऐसे अनुसंधान रिसर्च सेंटरों की स्थापना करना ताकि भविष्य में जो नई नई जो समस्याएं आ रही है उनको समाधान हो सके उनका। प्रचार प्रसार संस्थान की स्थापना करना, देखो एक्सटेंशन की बुक आपकी लगी हुई है, इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना, लेकिन ये बातें सिर्फ किताबों तक सिमट के रह गई है, रियल में नहीं तो कोई गाइड करते हैं नहीं। ये मैंने रियल में देखा हुआ है। अगर मान लो एक वेटनरी ऑफिसर वीओ डॉक्टर है, वो अगर गांव में कहीं ड्यूटी होती है उसके अधीन ही काम है वहाँ पे, मैंने देखा अगर वो भी अगर जो जितने आ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर उनको भी अगर गाइड करे तो भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इतना प्रभाव होता है गांव वालों के और पशुपालकों के प्रति, वो उनको बहुत ज़्यादा ऊपर दर्जे का मानते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। लेकिन नहीं, कोई बात बतानी नहीं है, कोई नहीं, बिल्कुल भी गाइड नहीं करते। तो ये बहुत ज़्यादा जगह पर होता है, बहुत कम जगहों पर ऐसे होता है कि गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, जो योजनाएं चलती हैं उनके बारे में बताते हैं, ठीक है, सारी सुविधाएं बताती है। लेकिन ज़्यादातर ये है अभी कईयों को पता ही नहीं है अभी योजना क्या चल रही है, क्या सिस्टम होता है, कुछ भी नहीं पता। कृषि विज्ञान केंद्रों केवी के तथा पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित पशु विज्ञान केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र विशेष की समस्याओं का आकलन कर उनका समाधान करना। नेक्स्ट है राज्य में उपलब्ध विशेषज्ञों की सहायता से पशुपालन क्षेत्र में तीव्र विकास को सुगम बनाना। नेक्स्ट है अनुसंधान है विकास कार्यक्रम, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अतिरिक्त संसाधनों का प्रबंधन, यानी कि अतिरिक्त जो काम में आने वाले संसाधन है उनका मैनेजमेंट या प्रबंधन करना। पूर्व में संचालित कार्यक्रमों को पुनर्संरचना, यानी उनको नवीनीकरण करना उनका, और मूल्यांकन करना। जो भी नीतियाँ योजनाएं चल रही हैं उनका मूल्यांकन करना भी, क्या आपने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे वो उनकी पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही। तो ये अपने अभी पढ़ा था पॉइंट नीति के निर्देशक सिद्धांत, यानी कि प्रजनन नीति बनाई है जो राज्य सरकार ने, उनके क्या क्या सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट याद करने हैं। पॉइंट याद करोगे उसके आगे अपने कॉमन सेंस से कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं है रटने लग जाओ। तो आज अपने पढ़ेंगे इतना ही। कल है जो नीति निर्देशक के मुख्य कार्य क्षेत्र है, जो नीति बनाई है उसके कार्य क्षेत्र क्या है वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।